नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज हमारा अध्ययन का विषय है रेशों से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। ये कक्षा 7 के विज्ञान विषय का तीसरा अध्याय है और इसमें आज का हमारा अध्ययन बिंदु होगा रेशा क्या होता है, यानी फाइबर क्या है, इसके प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, और इन्हीं प्रकारों में से दो जो मुख्य है बिंदु, ऊन यानी कि वूल और रेशम यानी सिल्क, ये इनको विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पूर्व आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो इसको पूर्ण रूप से देखें और समझने की कोशिश करें। इसके बाद में अपनी पाठ्य पुस्तक को थॉरोली पढ़ें ताकि आपको ये अच्छी तरह से इसकी समझ विकसित हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये अध्ययन विषय। रेशा या फाइबर। रेशा या फाइबर क्या होता है? तो ये लंबे, मजबूत एवं लचीले धागेनुमा संरचना होती है। ये प्रोटीन के ही बने होते हैं रेशा, और इसको इसी तरह से परिभाषित हम कर सकते हैं कि ये लंबे, मजबूत एवं लचीले धागेनुमा संरचना होती है। और ये जो रेशे हैं ऐसे, ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। इसके प्रकार कितने, टाइप्स कितने, दो है। कैसे हैं ये? एक तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, दूसरा है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक रूप से जो रेशे मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से का मतलब कि प्रकृति में जो पेड़ पौधे या जंतु से मिलने वाले रेशे, और कृत्रिम रूप से जो है ये मानव निर्मित होते हैं और ये फैक्ट्रीज में या मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं वो है कॉटन, जूट, रेशम, ऊन इत्यादि। और कृत्रिम रूप से जो रेशे होते हैं उनको नाइलॉन, रेयॉन, ये टेरिलिन है, ये उदाहरण है इसके, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि निम्न में से कृत्रिम रेशे कौन से हैं, तो हम बताएंगे इनमें से कि भाई ये जो है रेशे कृत्रिम है। और क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि इनमें से प्राकृतिक रेशे कौन से हैं। तो कॉटन, जूट, रेशम, ऊन, कम से कम ये जो उदाहरण है वो प्राकृतिक रेशों के है। अभी इन्हीं में से प्राकृतिक जो रेशे हैं इनके बारे में जब कहते हैं कि इनके स्रोत क्या क्या है, यानी ये जो प्राकृतिक रेशे हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जैसे यहाँ भी हमने यही देखा था कि जंतु और पादप। तो प्लांट्स यानी कि पादप से प्राप्त होने वाले रेशे जो है वो है कॉटन और जूट, और जंतुओं यानी एनिमल से प्राप्त होने वाले रेशम जो रेशे हैं वो है रेशम और ऊन। तो जो जंतुओं से जो तंतु प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं, इनको कहते हैं जांतव रेशे, या फिर कहेंगे एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर, इनको इस तरह, जैसे जांतव रेशे क्या होते हैं, ऐसे इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो उसमें हम कहेंगे कि जो जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं जांतव रेशे। तो ये मोटा मोटी जानकारी होगी रेशों के बारे में, फाइबर के बारे में। अब हम आते हैं कि ये जो प्राकृतिक रूप से रेशे पाए जाते हैं, हमारे अध्ययन का बिंदु जैसे मैंने कहा था कि विस्तृत रूप से जो हम अध्ययन करेंगे तो एक तो ऊन या वूल के बारे में करेंगे, दूसरा करेंगे रेशम के बारे में या सिल्क के बारे में। तो सबसे पहले जो बिंदु है वो है ऊन, इसको वूल भी कहते हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो ये तंतुमय प्रोटीन है, तंतुनुमा संरचना होती है, और जो जंतुओं की त्वचा में स्थित विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बालों के रूप में निकलते हैं। भेड़, बकरी या ऊंट आपने देखे होंगे, उनके शरीर के चारों ओर बाल ही बाल, घने बाल होते हैं। तो ये तंतुमय होते हैं एक तो बाल, और प्रोटीन होता है। फिर ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से, इनकी जो क्वालिटी कहेंगे, इनकी गुणवत्ता के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो अच्छी गुणवत्ता के जो होते हैं बाल, वो जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं उनसे निकलते हैं, तो इसको कहते हैं ऊन।
और इसके उदाहरण क्या क्या है? वो है भेड़, बकरी, यौक, ऊँट और अन्य जंतु। तो भेड़ बकरी ये जैसे कई पहाड़ी और रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाते हैं। यौक है ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ऊँट है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार ये जो जंतु है इनके चारों ओर ऊन है वो ये बालों के रूप में पाई जाती है। और इनकी जो ऊन जो पाई जाती है इसका लाभ जंतुओं को ये है कि ये ज़्यादा ठंड में इनकी रक्षा करते हैं, शरीर को गर्म बनाए रखने में। जैसे एक शरीर के चारों ओर घनी ऊन होती है तो वो ज़्यादातर वायु को इसमें इकट्ठा रखने की क्षमता रखती है, और ये जो वायु है वो ऊष्मा की कुचालक होने के कारण जंतु के अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देकर यहाँ तक रोक लेते हैं उसके शरीर के चारों ओर, जिसके कारण जंतु का जो शरीर है वो गर्म बना रहता है। तो ठंडे प्रदेशों में या फिर सर्दी के दिनों में इस जंतु की ये जो बाल है ऊन के रूप में वो इसकी रक्षा करते हैं। तो बाल ऊन गर्म नहीं होके इनके बीच में जो ऊन है इसकी क्षमता रहती है कि वो उसको वायु को ज़्यादा से ज़्यादा रोके रखें, और वो वायु ही है ऊष्मा की कुचालक जो इसको गर्म बनाए रखती है। अब बात करते हैं कि कार्तित ऊन, एक परिभाषा हमें आती है आगे कि कार्तित ऊन क्या होती है। तो ये मुलायम किस्म की बाल, एक किस्म के बाल होते हैं उसको कहते हैं कार्तिक ऊन। कार्तित ऊन में जंतुओं की त्वचा के निकट पाए जाने वाले मुलायम जो बाल होते हैं इसको कहते हैं कार्तित ऊन। तो ये याद रखना हमें कार्तित ऊन क्या होता है, और ये मुलायम बाल होते हैं जो उसकी त्वचा के निकट पाए जाते हैं, और इसका बड़ा उपयोग होता है शॉलें बनाने में, विभिन्न प्रकार के अच्छे गुणवत्ता युक्त जो कपड़े बुने जाते हैं वो इस कार्तित ऊन का उपयोग किया जाता है। फिर इसी में से ऊन में ये जो विभिन्न प्रकार के जो ऐसे जंतु हैं जो ऐसी कार्तित ऊन उत्पन्न करते हैं, इनके और अधिक उत्पादन के लिए इनको पाला जाता है। इनका चयनात्मक तरीके से इसका ब्रीडिंग कराई जाती है, तो उसको कहते हैं वर्णात्मक चयन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है कि कार्तित ऊन जैसे विशेष गुणों से युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया, जनक मतलब जो इनको उत्पन्न करेंगे उनको चयन करना, उनके चयन के उपरांत ऐसे कई प्रकार की भेड़ें उत्पन्न की जाती है जिससे ऐसी अच्छी किस्म की ऊन है वो पैदा की जा सके। कुछ नस्लें हैं जो ऊन उत्पन्न करती है, जैसे भेड़ों की नस्लें हैं, और दूसरी नस्लें भी जैसे बकरी और ऊँट है, अन्य जंतु जो ऊन उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि भेड़ों की कुछ भारतीय जो नस्लें हैं जो अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्वालिटी की जो गुणवत्तापूर्ण ऊन जो उत्पन्न करती हैं, तो वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जैसे नस्ल या ब्रीड कौन सी है, इसकी गुणवत्ता क्या है, और इसका कौन से राज्य में ये जो मिलती है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे लोई है, लोई नाम की जो भेड़ है वो पंजाब और राजस्थान में मिलती है और अच्छी गुणवत्ता की ऊन ये पैदा करती है। फिर रामपुर बुशायर ये नाम है, और ये जो भेड़ है वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसकी ऊन होती है भूरी ऊन। इसके बाद में नाली जो नाम की भेड़ें मिलती है, इसके जो ऊन है क्वालिटी अच्छी नहीं होती है गुणवत्ता, और गलीचे की ऊन होती है, यानी कारपेट बनाने में काम किया जाता है, और ये जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलती है। फिर बाखरवाल नस्ल जो है वो मिलती है जम्मू एंड कश्मीर में, और ऊनी शॉलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाखरवाल जो भेड़ है उससे अच्छी किस्म की ऊन उत्पन्न होती है। फिर मारवाड़ी किस्म की जो भेड़ है, तो मारवाड़ी कहाँ पे है, हम जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात की ये यहाँ मिलती है नस्ल, और इससे मोटी ऊन मिलती है। तो मोटी किस्म की जो ऊन है वो ज़्यादा अच्छी गुणवत्तापूर्ण नहीं मानी जाती है, इससे गलीचे वगैरह इससे बनाए जाते हैं। फिर पाटनवाड़ी जो है ये गुजरात में मिलने वाली नस्ल है, और हौजरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ भारतीय नस्लें हैं, और इनकी
अलग अलग गुणवत्ता की ये ऊन है, इनसे मिलती है। फिर कुछ और जंतु हैं जो ऊन पैदा करने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं, तो वो है कश्मीरी बकरी, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इससे पश्मीना शॉलें जो है वो बनाई जाती है। अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन मिलती है, इससे भी ये अच्छी गुणवत्ता के ऊन होती है इससे मिलने वाली। फिर योक है, वो लद्दाख और तिब्बत तिब्बत में मिलता है, और इसी योक से योक की जो ऊन है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं। फिर लामा और एल्पैका, ये दक्षिणी अमेरिका के दो जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। और ऊँट है वो रेगिस्तान का, जिसे जाज भी कहते हैं, रेगिस्तान में ये मिलता है, इससे भी ऊन प्राप्त की जाती है। रेशों को ऊन में संसाधित करना, या फिर कहिए कि प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। ये संसाधन करना क्या है? ये है कि जो ऊन हमें जंतुओं से जो प्राप्त होती है, उस ऊन को उपयोग करने योग्य इसको बनाना। यानी कि जो जंतु से ऊन प्राप्त हुई है, वैसी की वैसी हम उपयोग नहीं करके उसको उपयोग होने योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं संसाधित करना, या फिर कहेंगे प्रोसेसिंग करना उसका। और इन रेशों को प्रोसेस जब करते हैं, उनकी ये चरण है, ये छह चरण है, जिसके द्वारा हम इसको उपयोग होने योग्य बनाते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो है कटाई या शीरिंग। तो कटाई में क्या होता है, जो भेड़ या जो भी जंतु है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको काटने की जो प्रक्रिया, तो ऊन को भेड़ की त्वचा की पतली परत के साथ उतारना किसी मशीन द्वारा या कैंची द्वारा। तो ये जो ऊपरी परत है वो मृत होती है, उसे ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है, और उसके उतारा जाता है। इसके उतारने के बाद जो अगला प्रोसेस है वो होता है, या फिर अगला चरण है, वो है अभिमार्जन का या स्कोरिंग का। इसमें स्कोरिंग में क्या होता है, चिकनाई, धूल और गर्द। इन बालों में क्या है, चिकनाई है, धूल है, गर्द इत्यादि होते हैं। इसको अलग करने के लिए क्या होता है, टंकियों या मशीनों में डालकर इनको धोया जाता है। इसको कहते हैं स्कोरिंग या फिर अभिमार्जन करना इसका। और अभिमार्जन के बाद में विभिन्न प्रकार के जो बाल होते हैं उसको अलग किया जाता है। अलग अलग क्वालिटी के गुण बाल होते हैं, जैसे कोई रुक्ष होते हैं, कोई मुलायम होते हैं, कोई चमकीले होते हैं। अलग अलग उनकी क्वालिटी के अनुसार उनको अलग अलग किया जाता है। उसको कहते हैं छंटाई या फिर शॉर्टिंग। उस शॉर्टिंग के बाद में कताई की प्रक्रिया आती है, यानी कॉम्बिंग की प्रक्रिया आती है। और इस कॉम्बिंग में जो कोमल बाल है उसको अलग किया जाता है इनमें से। इसके बाद में रंगाई की जाती है, यानी डाइंग। ये डाइंग की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें इस चरण में सामान्यतः क्या होता है कि जो बाल बकरी या भेड़ के मिलते हैं वो काले या भूरे रंग के मिलते हैं। उनको रंग के विभिन्न रंगों में रंग कर उसको आकर्षक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रंगाई करना उसका। रंगाई के बाद में रीलिंग या फिर स्पिनिंग। ये क्या है, इसमें अब तक जो बाल हमने रंगे थे, अब इसको सुलझा कर सीधा करके धागे के रूप में इसको परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। इसको कहते हैं स्पिनिंग या रीलिंग। और इसमें क्या हुआ, सुलझाना और धागा बनाना शामिल होता है। इस प्रकार ये आप देख रहे होंगे कि ये इसके 6 चरण हैं, और 6 चरणों में इसको संसाधित किया जाता है, यानी इसको उपयोग लेने योग्य बनाया जाता है। रेशम या सिल्क है, ये सबसे पहले होता क्या है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो रेशम एक प्रकार का लंबा, मजबूत, मुलायम व चमकीला तंतु या फिर रेशा होता है, जो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो तंतु है ये किस प्रकार का होता है, लंबा होता है, मजबूत होता है और मुलायम होता है, चमकीला होता है। ये इसके गुण हैं। इस प्रकार का ये तंतु होता है, इसको कहते हैं रेशम। और ये जो ऐसा रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। तो ये रेशा रेशम कीट से प्राप्त किए जाने के कारण इसको रेशम कहते हैं। और ये रेशम जो है वो एक तरह का प्रोटीन ही है।
और इसके अलग अलग प्रकार है, अलग अलग जो इसकी गुणवत्ता है उसके आधार पर इसको नाम दिया जाता है। तो जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम और भी प्रकार, लेकिन ये जो है प्रकार है मुख्य रूप से जो हमें याद रखना है कि इसके ये प्रकार है कि शहतूत का रेशम भी होता है, टसर रेशम होता है, एरी रेशम होता है, मूंगा रेशम होता है। और ये रेशम की गुणवत्ता को लेकर अलग अलग इसके प्रकार हैं। अब आता है कि रेशम कीट पालन। इसको रेशम पैदा करने के लिए इसको उचित ताप दाब और भोजन की व्यवस्था के साथ इसको पाला जाता है। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये शब्द हमें याद रखना है। रेशम कीट पालन को, ये अंग्रेजी के शब्द को ज़्यादा याद रखना है, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो सेरीकल्चर क्या है? रेशम के कीटों को पालने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। और इसको ये भी कहते हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है? उचित भोजन दिया जाता है, ताप और आर्द्रता की स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखकर इसकी देखभाल करना, इसको कहते हैं रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है या फिर कहिए कि जीवन चक्र, रेशम कीट का जीवन चक्र जो है वो किस तरह से चलता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म के अंतर्गत जो प्रथम स्थिति आती है वो होता है कि मादा जो रेशम कीट है उसके द्वारा अंडे देना। अंडे देने के बाद मलबेरी की पत्तियों पर उसको रखा जाता है उचित ताप पर। और ये जो मलबेरी की पत्तियां हैं, जब अंडे से लार्वा निकलता है, अंडे से लार्वा निकलता है तो इसको कहते हैं कैटरपिलर या फिर इल्ली। और इस स्टेज में ये जो कैटरपिलर या इल्ली है वो मलबेरी की पत्तियों को खाते हैं, ये उसका भोजन है। और 25 से 30 दिन तक ये खूब खाती है। इसके बाद में ये खाना छोड़ देती और इस खाने की स्टेज में ये बड़ा होता जाता है। और इसको, इस स्टेज को, जो अगली स्थिति है तीसरी, उसको कहते हैं प्यूपा। और ये जो प्यूपा है अपनी स्थिति को अंदर एक जगह बनाए रखने के लिए एक निश्चित आठ के आकार में ये घूमता है और घूमते हुए एक लार छोड़ता है। उसमें ये तार जो है उसके चारों ओर जाल बुनता जाता है। और जाल बुनने की स्थिति में फिर इसके चारों ओर जब घने जाल बन जाते हैं रेशम के पतले तत्वों से, तो उस स्थिति को कहते हैं कोकून। इस कोकून के अंदर ये प्यूपा विकसित होता है और विकसित होने के बाद रेशम कीट के रूप में ये बाहर निकलता है। तो इस प्रकार ये लार्वा प्यूपा कोकून की स्थिति से होता हुआ रेशम कीट बनता है। फिर अगला जब ये अंडा देता है तो इसी की तरह ये लाइफ प्रोसेस या फिर इसका जीवन चक्र चलता है। अब आता है कि रेशम कीट के पालने की स्थितियाँ क्या क्या होती है, यहाँ रेशम कीट पालन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये भी इसमें ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले अंडे से क्या निकलता है? लार्वा। और लार्वा को फिर चाहिए शहतूत के पत्ते भोजन के रूप में। और अनुकूल ताप की स्थिति, अनुकूल ताप में ही वह ज़्यादा विकसित हो पाता है। और फिर प्यूपा स्टेज से वह अपने अंदर से धागा या फिर कहिए कि तार निकालना शुरू करता है और अपने चारों ओर इसको बुनता जाता है। तो उसके अगली जो स्थिति आती है वो कोकून की, उस जाल को जो बुनता है उसके चारों ओर। और कोकून के अंदर जो प्यूपा विकसित होता है कीट के रूप में, उसको कहते हैं रेशम का कीट। इस प्रकार इसकी रेशम कीट जो इसकी पालना की जाती है और इसका ये जीवन चक्र चलता है। अब ये जो कोकून के रूप में हमें रेशम के जो धागे मिले हैं, इसको आगे संसाधित किस प्रकार से किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। रेशम का संसाधन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। जैसे कोकून की स्टेज में हमने कहा कि रेशम जो है धागों के जाल के रूप में उसके चारों ओर विकसित होता है। तो उस रेशम को अब संसाधन या फिर उपयोग होने योग्य बनाने के लिए बनाना, उसको कहते हैं संसाधन करना या उसकी प्रोसेसिंग करना। तो सबसे पहले क्या है स्टेज की, रेशम फाइबर जो है उसको बनाने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी, इस बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। उस ढेरी जो वो है कैसी होती है? वो होती है वयस्क कीट के विकसित होने से पूर्व ही
कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है और धूप में सुखाया जाता है। अब ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि जैसे ही कीट विकसित होगा तो वो उस कोकून को तोड़ कर बाहर आ जाएंगे, तो फिर उस रेशम के धागों को तोड़ देगा, तो वो फिर उपयोग होने योग्य नहीं रह जाएंगे, या फिर उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं रह पाएगी जैसी आवश्यक होती है। इस कारण इसको कीट विकसित होने से पूर्व ही कोकून को गर्म पानी में उबाल लिया जाता है और उसको सुखाया जाता है, और इस प्रक्रिया से रेशम के जो धागे हैं, तंतु है, वो अलग अलग हो जाते हैं, उसमें पृथक्करण हो जाता है, और फिर कोकून से रेशम के कीट जो पृथक करके उसका जो संसाधन किया जाता है और फिर उसका धागा बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीलिंग। ये याद रखना है कि रीलिंग क्या होती है, रेशम की रीलिंग क्या होती है। इसमें है कि ये जो रेशे हैं उसको पृथक करके उसको धागे के रूप में बनाना, इसको कहते हैं रीलिंग। और ये जो रीलिंग की जाती है उसके बाद इन धागों को जो बुनकर है उससे वस्त्र बुनता है। तो ये जो है रेशम का संसाधन किया जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये जो हमारा आज का अध्याय है वो पूर्ण होता है। इसमें आपने ये समझा कि रेशे क्या होते हैं और रेशों के प्रकार कितने हैं, और उनमें भी प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में प्राकृतिक रेशे जो मुख्य रूप से थे ऊन और रेशम के रूप में, इनकी संसाधन कैसे किए जाते हैं ये आपने समझा। और विभिन्न टर्म्स जो आई थी बीच में, जैसे अभिमार्जन करना है या फिर रीलिंग करनी है, ये आपने समझा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का अध्याय है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको समझ में आए, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये और उनके उपयोग में आए और सभी को फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।